हेलो एवरीवन, दिस इज उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। बाल विकास सीरीज के इस दूसरे लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे कुछ अन्य सिद्धांतों को जो आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। एरिक्सन का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, सिगमंड फ्रॉयड का सिद्धांत, गेस्टाल्टवाद और पावलोव का सिद्धांत। इन 5 सिद्धांतों को आप आज के वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले के कुछ और सिद्धांत कोहलर, पियाजे और वाइगोत्स्की को मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया है। अब इस लेक्चर में आप इन सिद्धांतों को पढ़ेंगे। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप से और अच्छे से उसके लिए रिवीजन कर लीजिएगा। इस पीडीएफ को बनाने में मैंने टाटा मैकग्रा-हिल की बुक, मेरे खुद के नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर को ध्यान में रखा है, इसीलिए मुझे इसको बनाने में थोड़ा देर लग गया, वरना आज मैं कुछ और वीडियो भी डाल देता। अब आप एक बात समझिए, इन सिद्धांतों में जो कठिन शब्द होंगे आपको उसे उन्हीं शब्दों में याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में वही सीधे सीधे शब्द आते हैं। अब आप इस एरिक्सन के इस मनोसामाजिक सिद्धांत को पढ़ना शुरू करते हैं। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य बच्चे की व्यक्तिगत पहचान पर आधारित है। इसका मतलब क्या है? बच्चे को आप सामाजिक रूप से ये किसका बच्चा है या फिर ये लड़का है लड़की है उसके अनुसार ना देखकर बच्चे की व्यक्तिगत पहचान, उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, इस हिसाब से एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत को आप पढ़िएगा। क्योंकि एरिक्सन ने बच्चे के व्यक्तिगत पहचान को बच्चे की सामाजिक पहचान, जो समाज में उसकी पहचान होती है, बच्चे की पारिवारिक पहचान से हटकर उसके केवल व्यक्तित्व को सबसे महत्वपूर्ण माना है। और एरिक्सन ने उस समाज, परिवार को उसके व्यक्तित्व के निर्माण के लिए सहायक माना है, ना कि बहुत अधिक प्रभावकारी माना है। ये थोड़ा सहायता कर देते हैं परिवार और समाज, बच्चे का व्यक्तित्व स्वयं बनता है, अधिक प्रभाव उसके ऊपर इतना नहीं पड़ जाता है कि सब कुछ चेंज जाए, ऐसा एरिक्सन का मानना है। ऐसा असली में होता है या नहीं, ये आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे कि एरिक्सन का क्या मानना है तो आप यही बोलेंगे। अब एरिक्सन के अनुसार बच्चे के जीवन के 8 चरण हैं। आपको ये याद रखना है कि एरिक्सन के अनुसार बच्चे के जीवन के चरण कितने हैं। पेपर में संख्या भी पूछी जा सकती है, तो वो है 8। पहला चरण जिसमें है 0 से 2 वर्ष तक विश्वास और अविश्वास का चरण होता है। इसका मतलब क्या है? इस चरण में बच्चे माता पिता के द्वारा उनके प्रति किए गए व्यवहार के हिसाब से विश्वास या अविश्वास की भावना से ग्रसित होते हैं। यहाँ होगा, विश्वास या अविश्वास की भावना से ग्रसित होते हैं। इस बात का अर्थ क्या है? माता पिता द्वारा बच्चों के प्रति किया गया व्यवहार, अर्थात ये कि बच्चा पूरी तरह से माता पिता के ऊपर निर्भर होता है कि मेरे जीवन का जो भी निर्णय है, मेरे माता पिता अगर उसको ले रहे हैं और मुझे वो पसंद है तो मुझे उन पर विश्वास पूरी तरह से करना है। अगर वो कह रहे हैं कि ये निर्णय नहीं है, अगर वो मुझे रोक रहे हैं, मुझ पर चिल्ला रहे हैं, तो बच्चे के अंदर उन चीज़ों के प्रति अविश्वास की भावना हो जाएगी। जैसे कि माता पिता ने कहा कि ये मत करो, तो 0 से 2 साल के बच्चे उनकी बात पूरी तरह से मानते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से माता पिता के भरोसे चल रहे हैं कि मुझे इस कार्य में विश्वास करके करना है या नहीं करना है। माँ बाप ने कहा आराम से बैठो, लेट जाओ, बच्चे लेट गए। माँ बाप ने कहा ये चीज़ मत खाओ, तो बच्चों ने नहीं खाई। पूरी तरह से माँ बाप के आदेश के ऊपर बच्चों का जीवन 0 से 2 वर्ष में चलता है। अब आते हैं अगली चरण पे, स्वायत्तता, लज्जा या शक का चरण 2 से 3 वर्ष में चलता है। यानी कि सिर्फ 1-1.5 साल का ही ये चरण चल देगा। पहला चरण 2 साल के लिए था। जब बच्चे थोड़ा बड़े हो गए हैं, उन्हें थोड़ा बहुत समाज का, उन्हें थोड़ा बहुत अपने परिवेश का अनुभव हो चुका है, तो अब वो किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहते। अब वो नहीं चाहते कि उन्हें हर कोई बताता फिरे। अब बच्चे अब वो दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहते, क्योंकि उनकी जिज्ञासा अब उन्हें नए नए कार्य करने के लिए प्रेरित कर देती है। आप 2 से 3 साल का बच्चा जिज्ञासु अवस्था में आ जाता है, वो नए नए कार्य करना चाहता है। अगर उसके माता पिता नया नया कार्य करने में उसे प्रोत्साहन दे देते हैं तो वही बच्चे स्वायत्त बन जाते हैं। वो नए नए कार्य और करते चले जाएंगे। अगर उन्हें और प्रमोशन आप करेंगे, अगर उनको और आप प्रमोट करेंगे कि नए नए कार्य करो, तो और नए नए कार्य करते चले जाएंगे और नई नई चीज़ें सीखते चले जाएंगे। और अगर माता पिता उन्हें प्रोत्साहन नहीं देते हैं तो अब बच्चों को अपने माता पिता पर जो अटूट विश्वास था
उसमें शक की गुंजाइश आ जाती है कि क्यों मेरे माता पिता मुझे रोक रहे हैं, क्यों वो मेरी बात नहीं मान रहे हैं। इस तरह से ये 1-1.5 साल का लज्जा या शक का चरण एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार होता है। तीसरा चरण पहल या दोष का चरण, ये 3 से 6 वर्ष का चरण होता है। इस समय बच्चे में उत्सुकता बढ़ जाती है, जिस कारण वह पहल करता है और माता पिता उसकी उत्सुकता को दबा देते हैं, तो उसमें दोष भाव उत्पन्न हो जाता है। इसका अर्थ क्या है? जब 3 से 6 वर्ष के बीच में बच्चे की उत्सुकता जो 1-1.5 साल के लिए पिछले चरण में थोड़ी थी, अब वो और अधिक बढ़ चुकी है। अब वह नए नए कार्यों को करने के लिए अब पूछता ही नहीं है या फिर उनकी तरफ उद्दीपन के लिए देखता ही नहीं है, अब वो नए कार्यों में पहल करने लगा है। अगर अगेन माँ बाप उसको प्रमोट करते हैं पहल करने में, तो वो और पहल करता जाता है, जिससे वो पहल का कार्य करेगा। और अगर माता पिता उसकी उत्सुकता को दबा देंगे, अगर माता पिता उसे कार्य करने से रोकेंगे, तो उसमें दोष, कुंठा, ये सब उत्पन्न हो जाती है। वह डर डर के कार्य करता है या छुप छुप के कार्य करता है। चौथा चरण 6 से 12 वर्ष, जिसे एरिक्सन ने उत्तर बाल्यावस्था कहा है। एक ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि एरिक्सन के अनुसार उत्तर बाल्यावस्था का वर्ष कौन सा है, या एरिक्सन के अनुसार 11 साल का बच्चा किस अवस्था में है। तो आपको याद रखना है ये एज भी याद रखनी है। 6 से 12 वर्ष को एरिक्सन ने उत्तर बाल्यावस्था कहा है, जिसमें परिश्रम या हीनता का चरण होता है। अब 6 से 12 वर्ष हो गए हैं, बच्चे को हर प्रकार के अनुभव हो चुके हैं। अब उसे परिवेश में नया कार्य करने को कुछ नहीं मिल रहा है। अपने परिवेश में अब वो सब कुछ देख चुका है कि ये वस्तु कहाँ रखी जाती है, वो सब उसे समझ चुका है। 6 से 12 वर्ष में अब वो अपने माँ बाप के कार्य करने की कोशिश करेगा। उसमें परिश्रम का भाव आ गया है कि मुझे माता पिता की मदद करनी है, मुझे परिवार की मदद करनी है। अगर बच्चे को आप जानबूझ के ऐसा कार्य दे देते हैं जिससे वो कर लेता है, तो उसमें परिश्रम के भाव और बढ़ जाएंगे, वो आपके लिए और अच्छे से कार्य करेगा। पर अगर बच्चा उस काम को नहीं कर पाए, तो बच्चे के अंदर ये भाव आ जाएगा कि यार मैं तो मदद ही नहीं कर पाया, मैं तो किसी लायक नहीं हूँ। ये 6 से 12 वर्ष में हो रहा है एरिक्सन के अनुसार। मैं फिर रिपीट कर दूं, ये मेरे विचार नहीं है, ये समाज के विचार भी नहीं है, और ये आपके विचार भी काउ ना हो कि 6 से 12 वर्ष के बच्चे के बारे में क्या बोल रहे हो। लेकिन ये एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के विचार हैं। आपको उनको इसी तरीके से याद करना है, क्योंकि पेपर में अगर एरिक्सन के नाम से क्वेश्चन आ गया कि अगर एरिक्सन कह रहे हैं कि 7 साल का बच्चा कुंठा का शिकार है, तो आपको हाँ लगाना पड़ेगा। आपके दिमाग में असली में क्या चल रहा है उससे मतलब नहीं है। एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के अनुसार 6 से 12 वर्ष का बच्चा अगर किसी काम को नहीं कर पाएगा, तो उसमें हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। 5वां चरण जो है वह है पहचान या भ्रांति का चरण। 12 से 18 वर्ष किशोरावस्था। किशोरावस्था में जो हम किस कम्युनिटी में बिलोंग करते हैं, मैं किस ग्रुप में बिलोंग करता हूँ, मेरे दोस्त कौन बनेंगे, इस तरह की जो पहचान और भ्रांति की से संबंधित जो विचारधारा है, वह 12 से 18 वर्ष में आती है। आजकल भी आप देख लीजिए, सबसे ज़्यादा फैशन 12 से 18 वर्ष के बच्चे करते हैं। बाल रंगाए घूमेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, क्योंकि वो अपनी पहचान ढूंढ रहे हैं, वो अपने आप को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने के लिए उतावले होते हैं। इसीलिए पहचान या भ्रांति के चरण के कारण 12 से 18 वर्ष तक के बच्चों को विभिन्न उत्सुकतापूर्ण और विभिन्न ग्रुपों में जुड़ने की बहुत बड़ी इच्छा होती है। अब आता है अगला, आत्मीयता या अलगाव का चरण। वो है 18 से 35 वर्ष। अब बच्चे बड़े हो गए। 18 से 35 एक बहुत बड़ी उम्र है। इस चरण में अगर व्यक्ति दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध, गणेश की जगह घनिष्ठ संबंध बनाकर रहता है, तो उसमें आत्मीयता का गुण आ जाता है, अन्यथा अलगाव का गुण आ जाता है। इसका मतलब समझिए, देखिए 18 साल से 35 साल के बीच में आपका फ्रेंड सर्किल अगर अच्छा बन चुका है, अगर आपके कई दोस्त बन चुके हैं जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, तो ऑब्वियसली आपके जो सामाजिक जो व्यवहार है वो काफ़ी ठीक होगा। ग्रुप के हिसाब से होगा, पर ग्रुप के अंदर आप काफ़ी ठीक रहेंगे। उसमें आत्मीयता का गुण उस ग्रुप के लिए आ जाएगा। पर अगर कोई ग्रुप नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, अगर व्यक्ति अकेला है, तो ऑब्वियसली उसमें अलगाव का गुण आ जाएगा। फिर वो अकेलेपन को ही अपना सत्य मानकर दूसरे लोगों के प्रति घृणा भाव से, अलगाव भाव से जीवन जीने लगेगा, जो एक अच्छी बात नहीं है। वैसे आप सभी का एक मैं सलाह दूंगा कि दुनिया में अकेले रहने से सबको इतना लाभ मिलेगा नहीं जितना सब लोग सोचते हैं कि अरे लोग ख़राब है, ये ख़राब है। अच्छे दोस्त बहुत ज़रूरी हैं जीवन में, क्योंकि वही आपके अंत में मदद करेंगे जब आपके पास कुछ नहीं होगा। अब अगली चरण पे आते हैं, 7वां चरण
जननात्मकता या स्थिरता का चरण 35 से 65 वर्ष। इसमें व्यक्ति अपने लैंगिक कार्यों के बारे में अधिक सोचता है, अपोजिट जेंडर के प्रति उसका आकर्षण बहुत अधिक होता है, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो वह पूर्ण रूप से स्थिर हो चुका है, पूर्ण रूप से अकेला हो चुका है, पूर्ण रूप से अब उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, एक स्थिरता आ गई है। एरिक्सन विदेशी हैं, देखिए तो विदेशों में जनरली विवाह संबंध 35 साल 37 साल तक ही बनना शुरू होते हैं, उससे पहले वो रिलेशनशिप में रहते हैं और बहुत चीज़ें करते हैं। इसीलिए आप अपने यहाँ से मत देखिएगा कि जहाँ 22 साल में ही विवाह हो जाते हैं, 22 साल में ही जननात्मकता और या फिर स्थिरता की स्थिति आने लगती है। एरिक्सन के अनुसार 35 से 65 वर्ष मध्य वयस्क जो होता है वही दूसरों के बारे में जब से ज़्यादा सोचता है और उसमें स्थिरता आ जाती है। आपको ये चरण का नाम याद रखना है और एज याद रखनी है। इसके अंदर जो लाइन है वो शायद पूछी जाए, शायद ना पूछी जाए, लेकिन चूंकि सीटेट में अब शिफ्टें बहुत अधिक हो गई हैं तो अब कुछ शिफ्टों में कठिन कुछ प्रश्न भी आ सकते हैं, इसलिए मैंने एक एक लाइन इन सब के बारे में भी जानबूझ के लिखी भी है और आपको बता भी रहा हूँ, ताकि अगर आपकी शिफ्ट में कठिन पेपर आए तो भी आपका काम चल जाए। एरिक्सन के अनुसार जो आखिरी चरण है व्यक्ति का, वो संपूर्णता या निराशा का चरण होता है, जो 65 वर्ष के बाद से शुरू होता है। इस उम्र तक व्यक्ति लगभग अपना जो एक्टिव जीवन है वो जी चुका होता है, उसको जो करना होता है वो कर चुका होता है, उसको जो नहीं करना होता है वो भी नहीं कर चुका होता है। समस्त इच्छाएं उसकी लगभग पूर्ण हो चुकी होती हैं। अब वह अपने जीवन के बारे में दूसरों को बताता फिरता है। आप सबके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स भी बहुत बताते होंगे कि हमारे टाइम में ये था, हमारे टाइम में वो था, ये मेरे दोस्त हैं, ये उस टाइम के हैं। अपने जीवन का ही मूल्यांकन करने में उसका अधिकतर समय जाता है। अगर वह मूल्यांकन से संतुष्ट है, अगर उसको लगता है कि उसने एक अच्छा जीवन जिया है, तो वह संपूर्णता और सुख को प्राप्त करता है। एरिक्सन के अनुसार अब वो खुश रहता है कि मैंने अच्छा जीवन जिया है, परंतु अगर उसको ये लगता है कि मैंने तो जीवन में कुछ किया ही नहीं, तो मेरा जीवन तो बेकार ही निकल गया, तो वह निराशा को ग्रसित हो जाता है। अपने यहाँ भी आप देखिए कई बूढ़े लोग हैं जो एक्टिव हैं, धार्मिक कार्यों में लगे रहते हैं या सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं, उनको लगता है उनका जीवन अभी संपूर्ण हो चुका है, उन्हें और अधिक करना चाहिए, और कईयों को जीवन निराश भी होता है। आपको अब ये 8 चरण अच्छे से एक बार और पढ़ने हैं, PDF से मन में पढ़िए और उसके बाद बोल के पढ़िए, आपका काम हो जाएगा। सीटेट के जितने भी चीज़ें हैं एक बार अच्छे से पढ़ने भर से आपका काम हो जाएगा, क्योंकि सीटेट लॉन्ग आंसर वाले पेपर नहीं होते हैं, 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं। इसीलिए अगर आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो एक ऑप्शन आपको चमक जाएगा, आपका काम हो जाएगा। अब आते हैं अगले पे। अब हम पढ़ेंगे थॉर्नडाइक का सिद्धांत। देखिए थॉर्नडाइक एक अमेरिका के वैज्ञानिक थे। इनके सिद्धांत को प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत और स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स का सिद्धांत, इनके कई नाम हैं। विभिन्न नामों को और उनके वैज्ञानिकों को याद करने की ट्रिक मैंने YouTube चैनल पर डाल रखी है, आप वहां से उसको देखिए। और डेली सुबह मैंने पहले भी बोल रखा है, ट्रिक रजिस्टर बनाइए, लिखिए और उसको रिवाइज करिए। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को आप देखिए। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत भी कहा जाता है। थॉर्नडाइक का बेसिकली लॉजिक ये है कि अगर हम किसी काम के लिए बच्चे को स्टिमुलाई दें, स्टिमुलाई का मतलब, अभी पहले आप पूरी बात सुन लीजिए, किसी काम के लिए अगर हम बच्चे को स्टिमुलाई दें, उसको सही से प्रोत्साहित करें, तो बच्चा उसके प्रति अच्छी अनुक्रिया करेगा, अच्छा रिस्पॉन्स देगा, और यही प्रक्रिया बार बार करने पर स्टिमुलाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बच्चा अपने आप उसको सीख जाएगा। ये बात आपको समझ में अभी आई नहीं होगी, क्योंकि बड़े भारी भारी शब्द हैं, स्टिमुलाई, अनुक्रिया, उद्दीपन, रिस्पॉन्स। इसका अर्थ ऐसे समझिएगा कि अगर आपको किसी बच्चे को जैसे कपड़ा पहनना सिखाना है, तो आप बच्चे को हर बार कपड़ा पहनने के लिए पहले उसको हर बार कपड़ा पहनना पहले आप उसको कपड़ा पहनना सिखाएंगे। कैसे सिखाएंगे? आपने उसको पहले शर्ट दी, उसको कहा कि सर अंदर डालो, हाथ अंदर डालो, बार बार आप ये बोलते चले गए, हर बार बोला आपने, आप कम से कम हर बार उसको बोलते गए, धीरे धीरे ही सही। तो ये जो आपका बोलना है ये आएगा उद्दीपन, उत्तेजना, स्टिमुलाई के अंतर्गत। कार्य को करने के लिए मैं जो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ या मैं जो आपको उसका बेनिफिट दे रहा हूँ, उसकी रिश्वत दे रहा हूँ, उसी को स्टिमुलाई कहा जाएगा। धीरे धीरे आपको स्टिमुलाई मिला, आपने कार्य करना शुरू किया। मैंने कहा बच्चे से
बाँह अंदर डालो। बच्चे ने बाँह अंदर डाली, बच्चे ने मेरी बात सुन के मेरे स्टिमुलाई को लेके रिस्पॉन्स दिया, उसने हाथ अंडर शर्ट के डाल दिया। ये प्रक्रिया बार बार करने पर जब बच्चे के दिमाग में ये आ जाएगा कि इसमें बाँह अंदर डालनी होती है, तो प्रक्रिया बार बार करने पर बच्चा सीख कर अपने आप ही वो कार्य करने लगता है। जनरली ये बात सही भी है। हमको किसी को कुछ सिखाना होता है, जैसे कार चलाना ही सीख लीजिए या बाइक चलाना ही सीख लीजिए। पहले आप बाइक चलाने के लेकर आपके पीछे कोई बैठेगा, वो आपको बताएगा कि अब ब्रेक मारो, अब ब्रेक मत मारो। बार बार वो जब आपको स्टिमुलाई देगा, उसके बाद धीरे धीरे आपको अपने आप पता चल जाएगा और फिर आपका रिस्पॉन्स किसी स्थिति को लेके अपने आप हो जाएगा कि कब ब्रेक मारना है, कब ब्रेक नहीं मारना है। कार के एग्जाम्पल से आप समझिए और आराम से रहेगा। थॉर्नडाइक को इसीलिए प्रथम शिक्षक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है, क्योंकि जो पढ़ाने को लेकर जो सिद्धांत हैं वो सबसे पहले थॉर्नडाइक नहीं दिए थे, इसीलिए इनको प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। और ये सारे प्रयोग थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किए गए प्रयोगों के कारण, पहले थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर विभिन्न प्रयोग किए, उससे ही ये सब निष्कर्ष निकाले गए। आपको याद रखना है कि बिल्ली पर प्रयोग थॉर्नडाइक ने किया, इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है और अधिगम के सबसे पहले नियम इन्होंने ही दिए हैं। अब आते हैं अगली बात पे। अब अधिगम के जो नियम थॉर्नडाइक ने सबसे पहले दिए हैं वो हैं कौन कौन से। थॉर्नडाइक के देखो नियम हैं दो प्रकार के, मुख्य नियम और गौड़ नियम। मुख्य नियम वो जो सीधे सीधे मुख्य रूप से आपको प्रभावित करेंगे, गौड़ नियम वो जो इन तीनों नियमों के सब पार्ट, सब्स्टिट्यूट या सबसेट, जो भी आपका शब्द अच्छा लगे वो आप बोल दीजिएगा, इन तीनों नियमों का जो विस्तार है वही गौड़ नियमों में आएगा। पहला नियम है अभ्यास का नियम। थॉर्नडाइक के अनुसार किसी चीज़ का अभ्यास आप जितना अधिक करेंगे, आपका उस चीज़ में परफेक्शन, उस चीज़ में निपुणता उतनी ही होती जाएगी। आपको कार चलानी सीखनी है, आप पहले धीरे धीरे चलाइए, सीखिए, स्टिमुलाई रिस्पॉन्स का यूज़ करिए, सीख के आप धीरे धीरे जितना अभ्यास करेंगे उतना अच्छा हो जाएगा। तत्परता का नियम। तत्परता का मतलब होता है कि हमारे मन में इच्छाएं कितनी ज़्यादा हैं। आप कार चलाना सीखना भी चाहते हैं या नहीं। अगर आप कार चलाना सीखना ही नहीं चाहते तो मैं आपको कितना भी कार सिखाने का प्रयास करूँ, आप नहीं सीखेंगे। तत्परता मतलब होता है इच्छा शक्ति, इस व्यक्ति की इच्छा है कितनी इस काम करने के लिए। और तीसरा होता है प्रभाव का नियम। प्रभाव से मतलब फीडबैक समझ लीजिए। मैंने कार को चलाया, अगर कार मुझसे अच्छी चल रही है सीखने के बाद तो उस पर मेरा एक प्रभाव पड़ेगा कि मैंने कार अच्छे से चला ली है, उससे मुझे और सुख मिलेगा और मैं और अच्छे से कार चलाने का प्रयास करूँगा। अगर मैं कार चलाते वक्त किसी को ठोक दूँ, किसी को मार दूँ, तो उसका प्रभाव मेरे दिमाग पे भी पड़ जाएगा कि कहीं मैं कार दोबारा तो नहीं ठोक दूंगा, कहीं उससे किसी और को हानि तो नहीं हो जाएगी। ये जो मानसिक प्रभाव है, यही प्रभाव के नियम के अंतर्गत आएगा। अभ्यास में अभ्यास करिए, तत्परता में मन से काम करिए, और प्रभाव का अर्थ होता है कि जो आप काम करेंगे उसका प्रभाव आप पर पड़ेगा। इस मामले में खैर भगवान श्री कृष्ण कह गए हैं कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, पर बच्चों के ऊपर ये नियम कहाँ से लागू हो, बच्चों को कहाँ से पता चलेगा कि फल क्या होना है, तो बच्चों पर उसका प्रभाव पड़ता है। गौड़ नियम में देखिए, इसमें निम्नलिखित नियम आएंगे। मनोवृत्ति का नियम, जितना मन लगाओगे उतना ही सीखोगे। मनोवृत्ति, इसी को तत्परता का नियम कह सकते हैं आप। इस आंशिक क्रिया का नियम, बड़े काम को छोटे काम में बांटना, ये अभ्यास के नियम के अंतर्गत आता है, क्योंकि आप जब अभ्यास कर लेते हैं बार बार तो धीरे धीरे आप बड़े काम को छोटे कामों में बांटेंगे और जल्दी करेंगे, और जब वो स्टेज पार हो जाएगी तो आप छोटे कामों को अपने आप बांटने लगेंगे, आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। उसके बाद आता है आत्मीकरण का नियम। नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़कर काम करना। जो ज्ञान आपके पास पहले से है, अगर उतने ज्ञान से आपकी कोई समस्या ना सुलझे तो ऑब्वियसली आप नए ज्ञान को उसमें जोड़ेंगे। सीटेट की प्रिपरेशन के लिए जो आपके पास मटेरियल है उससे अगर काम नहीं चल रहा है तो आप नया मटेरियल जोड़ेंगे, मेरे वीडियोस देखेंगे, मेरी पीडीएफ्स भी लेंगे। साहचर्य क्रिया का नियम, जो पहले किया है दूसरी परिस्थिति आने पर भी वही करना। देखिए, साहचर्य क्रिया का नियम सही भी मान सकते हैं और गलत भी मान सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास सिर्फ हर समस्या का एक ही समाधान है तो एक समय ऐसा आएगा कि जब आपके पास ऐसी समस्या आएगी जिसका समाधान आप कर नहीं पाएंगे। और साहचर्य क्रिया का एक पॉजिटिव रूल ये है कि एक बार अगर आपने कोई चीज़ सीख ली तो कोई भी समस्या आ जाए आप
उसी चीज़ को जो आपने सीखी है यूज कर सकते हैं। साचर क्रिया में ये दोनों बातें आती हैं। अब आते हैं अगले नियम पे, बहु प्रतिक्रिया का नियम। किसी कठिन काम को बार बार करके सीख के अंत में अच्छे से करना। आपने किसी कठिन काम को सीखना है, कार चलाना सीखना है। कार चलाना सरल नहीं है, मुझे भी बहुत टाइम लगा था सीख के चलाने में। कि बहु प्रतिक्रिया का नियम, किसी कठिन काम को बार बार करके सीख के अंत में अच्छे से करना। किसी कठिन काम को आपने ले लिया, कार चलाना है, अब आपको ये सीखना है तो आपने इसको बार बार चलाया, तब तक सीखा जब तक आप इसमें परफेक्ट नहीं हो गए हो। अंत में आप कार अच्छी चलाने लगे, फिर आप कहीं भी जाने लगे। इसी को बहु प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। सादृश्यता का नियम, पुरानी परिस्थितियों के हिसाब से ही नई परिस्थितियों में काम करना। ये साहचर्य क्रिया के नियम का ही एक भाग है। पुरानी परिस्थितियों के हिसाब से ही नई परिस्थितियों में काम करना। आप जनरली हाईवे पे कार चलाने के आदी हैं। पुरानी परिस्थिति, अब आप गांव में ले गए कारी, आप गांव में कार लेके चले गए जहां आपको गड्ढों का या सकरेपन का अंदाज़ा नहीं है, तो जब तक आप बार बार नहीं चलाएंगे तो पहली बार में तो आप नई परिस्थितियों में भी यानी गांव में भी कार शहर के हिसाब से ही चलाएंगे। फिर आपको वो कठिन लगेगा तो आप बार बार चलाएंगे और बहु प्रतिक्रिया के नियम के मुताबिक अंत में सीख के आराम से गांव में भी अच्छे से चलाने लगेंगे। इस तरह थार्नडाइक के सभी नियमों के नाम आपको याद रखने हैं। अभ्यास, तत्परता, प्रभाव का नियम किसने दिया, या थार्नडाइक के मुख्य नियमों में कितने नियम आते हैं, संख्या भी आपको याद रखनी है 3। ये संख्या बहुत ज़रूरी है। गौड़ नियम जनरली पूछे नहीं जाते हैं, अगर पेपर कठिन बनाए गए तो ही पूछे जाएंगे, पर मुख्य नियम गारंटेड आएंगे। मुख्य नियमों में अभ्यास का नियम होता क्या है वो भी गारंटेड आएगा, इसलिए इनको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। थार्नडाइक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आते हैं अगले सिद्धांत पे, सिगमंड फ्रॉयड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। देखिए, सिगमंड फ्रॉयड ऑस्ट्रिया के निवासी थे। इनका ये एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक। तो ये हर चीज़ को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखते थे। बाकी सभी चीज़ें इनके लिए गौड़ थीं और मनोविज्ञान सबसे ऊपर। इनके अनुसार इन्होंने हमारे मन को, हमारे व्यवहार को विभिन्न भागों में बांटा है और ये सारी जानकारी आपको अभी मिलेगी। सबसे पहले इन्होंने मन को कैसे बांटा है। इनके अनुसार मन के प्रकार कितने हैं? 3। आपको संख्या याद रखनी है, 3। पहला प्रकार होता है चेतन मन। चेतन मन का अर्थ होता है जिसमें वर्तमान के विचार और जानकारी रहती है। अभी आप इस YouTube चैनल को देख रहे हैं, अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो अभी आपके दिमाग में यही विचार चल रहा है कि सिगमंड फ्रॉयड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत क्या है। ये आपके वर्तमान के विचार और जानकारी है। 10% का अर्थ होता है कि जो आपके पास टोटल ज्ञान है उसका 10% ही आपको वर्तमान में याद रहेगा। उसके बाद आता है अर्धचेतन मन, जिसमें कुछ पुराने समय की जानकारी होगी, जिसमें दिमाग पर जोर देंगे तो उसे याद किया जाएगा। मैंने अभी थार्नडाइक के सिद्धांत पढ़ाए हैं। मैं आपको वीडियो के अंत में अगर पूछूं कि थार्नडाइक के सिद्धांत कौन से थे, तो अर्धचेतन मन में वो पहुंच चुका है। पुराने समय की जानकारी हो गई है, वो दिमाग पे आप थोड़ा जोड़ देंगे तो आपको याद आ जाएगा। हाँ, प्रधान नियम 3 हैं, गौड़ नियम कई सारे हैं। अचेतन मन 90% होता है। इसमें वह बातें होती हैं जो व्यक्ति भूल चुका होता है। आपकी 90% जानकारी अंत में आप भूल जाएंगे। इसीलिए हम लोगों को बार बार रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। अचेतन मन में 90% जानकारी होती है और वह बातें होती हैं जो व्यक्ति भूल चुका होता है। मैंने आपसे थार्नडाइक का भी पूछा, जो आपने 10 मिनट पहले पढ़ा है वो तो आप बता देंगे, लेकिन कल जो मैंने पियाजे आपको पढ़ाया है वो सब लोग नहीं बता पाएंगे। उसमें अधिकतर आप सब भूल जाएंगे क्योंकि वो अब अचेतन मन में पहुंच चुका है। इसीलिए अचेतन मन से जानकारी को बाहर निकालने के लिए हमें बार बार रिवीजन करना होता है। आप भी सीटेट को अगर अच्छे से निकालना चाहते हैं तो रिवीजन पे फोकस ज़्यादा करिएगा। सिलेबस उतना बड़ा नहीं है, लेकिन सिलेबस इतना फैक्चुअल है, इतना तथ्यपरक है, इतने उसमें फैक्ट हैं कि बिना रिवीजन के काम चलेगा नहीं। अतः अब सिगमंड फ्रॉयड के जो 3 प्रकार हैं, चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। अब आते हैं अगली बात पे। व्यक्तित्व को भी सिगमंड फ्रॉयड ने 3 भागों में बांट लिया है। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं तो बताएंगे ही व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं। व्यक्तित्व के उन्होंने कहा 3 प्रकार हैं। एक होता है इदम, शब्द याद रखिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों। कभी कभी ID ही हिंदी में लिख के आ जाएगा, ID करके। दूसरा है अहम और तीसरा है परा अहम।
इदम अहम परा। इनका अर्थ क्या है? व्यक्तित्व के 3 प्रकार का। पहला इदम, जो आपकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, खाना पीना सोना उठना टाइप, उनको ही जो मानव पूरा करने के लिए सब कार्य कर रहा है, वह प्रथम व्यक्तित्व का मालिक है, इदम। या जो व्यक्ति जिस समय केवल अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काम कर रहा है, उस समय उसके व्यक्तित्व का इदम वाला हिस्सा एक्टिव हो गया है। ये 2 तरीके से आप इसको समझिए। मूलभूत आवश्यकता है इदम में। अहम, ईगो, जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छाओं को संतुष्टि के लिए योजनाएं बनाएगा, उसके प्रभाव की समीक्षा करेगा और उन योजनाओं को लागू करेगा। आपको कोई चीज़ करनी है, उसके लिए आपने प्लानिंग की, उस प्लान को आपने एग्जीक्यूट किया और उसके बाद उसको जो परिणाम आया उसकी आपने समीक्षा की। आपको सीटेट निकालना है, आपकी इच्छा है, उसके लिए आपने प्लान किया कि मुझे यहाँ से PDF पढ़नी है, इस व्यक्ति के लेक्चर देखने हैं, यहाँ से रिवीजन करना है। फिर आपने वो सारे कार्य किए, उसको अपने प्लान को लागू किया और अंत में आप सीटेट क्लियर करके निकल के आप अपने परिणाम की समीक्षा कर रहे हैं। इसे अहम कहा जाएगा। सिगमंड फ्रॉयड के लिए, जैसे मैंने अभी एरिक्सन में बोला था, अपनी अहम की परिभाषा मत लगाना कि जब व्यक्ति अकड़ के बोलता है तो अहंकारी माना जाता है, ये सब नहीं। सिगमंड फ्रॉयड के अनुसार अहम या ईगो में व्यक्ति प्लान करेगा, एग्जीक्यूट करेगा और फिर फीडबैक लेगा। अब आते हैं तीसरे प्रकार का व्यक्तित्व, परा अहम, सुपर ईगो। अपने आप की भाषा में तो आप कह देंगे सुपर ईगो मतलब जिसमें ईगो भी बहुत ज़्यादा हो, सुपर हो, पर नहीं। सिगमंड फ्रॉयड के अनुसार परा अहम का मतलब है इसमें व्यक्ति सामाजिक और नैतिक नियमों के अनुसार कार्य करेगा और सामाजिक रूप से जो कार्य बुरे माने जाते हैं उनसे दूर रहेगा। इदम में व्यक्ति जानवर की तरह है, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ही जो करना है कर रहा है। अहम में व्यक्ति अपने थोड़े बहुत प्लान के लिए प्लानिंग करना शुरू कर दिया है। जानवर प्लान नहीं कर सकते, मनुष्य प्लान कर सकता है, तो वो प्लान करके एग्जीक्यूट करता है। परा अहम में सबसे ज़रूरी बात यह है कि अभी तक हम सिर्फ व्यक्ति बोल रहे हैं इदम और अहम में। परा अहम में समाज भी आ जाता है, परा अहम में नैतिकता भी आ जाती है। समाज और नैतिक नियम अगर किसी चीज़ को गलत बोल दें तो भले ही मेरा कितना भी मन हो उस काम को करने के लिए, भले ही मेरे पास कितना भी अच्छा प्लान हो उस काम को करने के लिए, जो परा अहम व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है वह उससे दूर रहेगा। सबसे अच्छा परा अहमी माना जाता है सिगमंड फ्रॉयड के हिसाब से, हमारे हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से नहीं, पर सीटेट के अंदर अगर सिगमंड फ्रॉयड के हिसाब से पूछा गया तो आप बोलेंगे परा अहम ही सबसे अच्छा व्यवहार माना जाएगा। अब आते हैं अगले व्यवहार पे। फ्रॉयड देखिए बहुत बड़े आदमी हैं, इन्होंने सब चीज़ें कर रखी हैं, इनका सिद्धांत सबसे बड़ा भी है। इन्होंने मनोवृत्ति, जो हमारी मानसिक क्षमता है, जिसके जो हम सोचते समझते हैं, उसको भी 2 भागों में बांट रखा है। एक है जीवन मनोवृत्ति, एक है मृत्यु मनोवृत्ति। जीवन मनोवृत्ति में फ्रॉयड बोलते हैं कि व्यक्ति के पास एक सर जीवन की ऊर्जा है और एक मृत्यु ऊर्जा है। ऊर्जा बोल दिया उन्होंने। जो जीवन की ऊर्जा है उसको लिबिडो का नाम दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। लिबिडो ऊर्जा का सिद्धांत किसने दिया, या फ्रॉयड के अनुसार लिबिडो क्या है या लिबिडो क्या है, इतना ही पूछ दिया जाए। जीवन की ऊर्जा को फ्रॉयड ने कहा लिबिडो, और उन्होंने कहा कि जो जीवन की प्रक्रियाएं हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण लैंगिक संतुष्टि होती है, जिसके लिए फ्रॉयड की बहुत आलोचना हुई है। उन्होंने बस इतना कह दिया कि मनुष्य केवल लैंगिक चीज़ों को करने के लिए, सेक्स करने के लिए ही पैदा हुआ है, और जो जीवन की मनोवृत्ति है वो केवल इसी पर निर्भर है, जिसके लिए अन्य वैज्ञानिकों ने बहुत आलोचना की कि आपने कह कैसे दिया कि हम केवल सेक्स के लिए पैदा हुए हैं, हम पढ़ने लिखने नाचने गाने जो अन्य सांस्कृतिक सामाजिक क्रियाएं उनके लिए हमारा दिमाग नहीं चलता है। परंतु फ्रॉयड के अनुसार जीवन का बेस सेक्स ही है, और मृत्यु जो मनोवृत्ति है वह आक्रामकता, हत्या या आत्महत्या जैसी प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार होती है। फ्रॉयड ने जीवन को बहुत सरल बांट दिया था, और चूंकि सिगमंड फ्रॉयड ये बात बच्चों के बारे में कह रहे थे तो उस पर उन पर केस भी बहुत चले थे, क्योंकि अगर आप बच्चों को ये कहेंगे कि यार या तो तुम सेक्स करोगे या मर जाओगे या मार दोगे, तो उस चक्कर में ये जो ऑस्ट्रिया के व्यक्ति हैं बहुत इनको उस समय जो है आलोचना झेलनी पड़ी थी कि आपने बच्चों को केवल सेक्स ऑब्जेक्ट बना के रख दिया है, परंतु सीटेट के सिलेबस में तो हम सबको पढ़ना ही है।
फ्रायड के अनुसार जीवन मनोवृत्ति लैंगिक संतुष्टि से परिपूर्ण होती है और मृत्यु मनोवृत्ति आत्महत्या हत्या प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार होती है। अब इन्होंने एक चीज़ और बताई जो बहुत ज़रूरी है। ये शब्द जो है, जो अभी सामने आपको दिख रहे हैं, ये एग्ज़ाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं इनको यहाँ पढ़ा रहा हूँ। देखो, सिगमंड फ्रायड के अनुसार जो मनुष्य है वो अपने कष्टों को कम करने के लिए जो टेक्निक अपनाता है, सुरक्षा युक्तियों का उपयोग करता है, उनको सुरक्षा युक्तियाँ कहा जाता है। पेपर में ये भी आ सकता है कि कष्ट कम करने के लिए सुरक्षा युक्ति का सिद्धांत किसने दिया, आप बोलेंगे सिगमंड फ्रायड। या फिर सिगमंड फ्रायड के अनुसार कौन सा ऑप्शन सुरक्षा युक्ति में आता है, तो इन 5 में से कोई ऑप्शन दिया होगा, आपको उस पर टिक लगाना है, इसलिए इस शब्दों को याद करना है। आइए अब पढ़ते हैं ये सुरक्षा युक्तियाँ कौन कौन सी हैं। पहली है तर्कसंगत व्यवहार। जिस व्यवहार से आपको दिक्कत लगे, परेशानी लगे, जिस व्यवहार से आपका जीवन खतरे में पड़े, वो व्यवहार मत करिए, उसको तर्कसंगत व्यवहार कहा गया। दमन, बुरी बातों को भूलने का प्रयास करना। ऐसा कई बार हुआ है जब आपके माँ बाप ने आपको पीटा हो या चिल्लाया हो, पर आपको हर बार जब पीटा है या चिल्लाया वो आपको याद नहीं होगा, जबकि पीटा और चिल्लाया तो है। कुछ बातें होंगी जो आपको अभी भी याद होंगी, तो अचेतन मन का लॉजिक भी नहीं लगाना है। अगर पुरानी बात है कि पीटा है या चिल्लाया है तो सब भूल जाना चाहिए, पर ऐसा क्यों है कि कुछ पुरानी बातें जो आपको कष्ट दी गई, जिससे आपको कष्ट हुआ है, वो आपको अभी भी याद है। इसका अर्थ ये होता है कि हम जो पुरानी बातें हैं, जिनसे हमें कष्ट हुआ है, पुराने कार्य हैं जिनसे हमें कष्ट हुआ है, उन्हें हम भूलने का प्रयास करते हैं। उन्हें हम भूल जाते हैं, ये नहीं लिखा है, भूलने का प्रयास करते हैं, उसे दमन कहा जाता है। काफ़ी बार सफल होते हैं भूलने में, काफ़ी बार हम असफल भी होते हैं, चाह के भी नहीं भूल पाते। तर्कसंगत व्यवहार हो गया, दमन हो गया। तीसरा आता है प्रतिस्थापन। इसका अर्थ होता है अपने क्रोध को कहीं और निकाला। मतलब ये कि आपकी मेरे दोस्त से लड़ाई हो गई, उसका गुस्सा आपने मुझ पर निकाल दिया। मेरे किसी दोस्त ने आपको कुछ कह दिया, आपको समझ में नहीं आया, आप तब उसका कुछ कर नहीं पाए, उसके साथ 4 लोग और खड़े थे, तो आपने घर पे आके अपने ही बच्चे पे हाथ उठा दिया गुस्से में आके। ऐसा कभी कभी हो जाता है, किसी का गुस्सा किसी और पे निकल जाता है, उसको ही प्रतिस्थापन कहा जाता है। अगली सुरक्षा युक्ति जो फ्रॉयड ने बताई वो है प्रक्षेपण। अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को या संसार को दोषी मानना प्रक्षेपण कहा जाता है, जो मनुष्य अपने कष्ट को कम करने के लिए बीच बीच में करता है। आपकी रोड जैसे ख़राब है, या आप खराब गाड़ी चलाते हैं, आपको गाड़ी चलाना अच्छे से नहीं आ रहा, लेकिन दोष आप उसको दूसरों पर देते हैं कि ये व्यक्ति कैसे गाड़ी चला रहा है, अगर ये अच्छे से चलाता तो हमारी गाड़ी की टक्कर नहीं होती, या सड़क में गड्ढे बहुत हैं इसलिए मुझे दिक्कत आती है। जो आपकी खुद की समस्याएं हैं उसके लिए आप जब केवल संसार को दोष देने लगें तो उसको प्रक्षेपण कहा जाता है। अपनी समस्याओं को संसार पे प्रक्षेपित कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है उनके ऊपर, उसे प्रक्षेपण कहा जाता है। और सबसे आखिरी है प्रतिक्रिया निर्माण। प्रतिक्रिया निर्माण देखिए, उसमें आता है कि कष्ट को कम करना है। ऑब्वियसली ये सबका काम क्या है, मानव के कष्ट को कम करना। प्रतिक्रिया निर्माण में हम सिगमंड फ्रॉयड के अनुसार मनुष्य ये करता है कि वो जब उसको समझ में आ जाता है कि उसको कष्ट होने वाला है किसी कार्य से, तो पहले से ही उस कार्य के करने के बाद या उस कार्य को करने से पहले उसकी एक रिस्पॉन्स की व्यवस्था कर देता है कि अगर ऐसा होगा तो मैं क्या करूँगा। रिस्पॉन्स की व्यवस्था कर देगा, उसे ही प्रतिक्रिया कहा जाता है। मतलब ये कि जब आपको तमाचा मार लूँ तो अपने आप अपना सर पीछे करेंगे, या आप अपना सर पीछे नहीं कर पा रहे तो आप अपनी आंखें बंद कर लेंगे, मुंह बिचका लेंगे, जिससे आपको लगे कि शायद कम लगे, आप उसको फेस नहीं करना चाहते हो। जब तो आप जो भी कार्य करते हैं उससे बचने के लिए उसी को प्रतिक्रिया निर्माण में कहा जाता है। इस तरह से ये 5 सुरक्षा युक्तियाँ फ्रॉयड ने दी हैं। तर्कसंगत व्यवहार, दमन, प्रतिस्थापन, प्रक्षेपण और प्रतिक्रिया निर्माण। इन 5 के नाम याद रखिए, इनके बारे में मैंने बता ही दिया है। आराम से PDF को बाद में फिर से पढ़ लीजिएगा। समझ में ना आए तो लेक्चर एक बार दोबारा देख लीजिएगा स्पीड बढ़ा के, ताकि आपका टाइम भी बर्बाद ना हो।
और अगर तब भी समझ में ना आए तो टेलीग्राम पे मुझे डायरेक्ट आप मैसेज भी कर सकते हैं। उसके लिए आप मेरे ग्रुप पे जाइए उत्कर्ष एजुकेशन के, वहाँ पे ओनर में मेरा नाम आएगा, उस पर क्लिक करिए और वहाँ से मैसेज कर सकते हैं आप। मैं सभी के डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करता हूँ। आपके साथ भी इसी तरह का व्यवहार किया जाएगा। अब आते हैं अगले सिद्धांत पे। अगला कहाँ से आएंगे, अभी हमारे फ्रॉयड महाराज पढ़ा के ही इतना गए हैं। अब उनके अनुसार जो मनोलैंगिक विकास है, मन और लैंगिक विकास दोनों चीज़ें, इसीलिए तो इन पे केस चले हैं। बच्चों के बारे में जब आप बात कर रहे हैं तो फिर आप लिंग, सेक्स, इन सब को थोड़ा दूर रखिए। बच्चों का मन बहुत कोमल होता है, इसीलिए उन पे बहुत केस भी चले थे। सिगमंड फ्रॉयड के अनुसार मनोलैंगिक विकास के 5 चरण होते हैं। संख्या याद रखिएगा 5। पहला चरण होता है मुख्य अवस्था, 18 महीने तक जन्म से, जिसमें जीभ, ओंठ ये सब सहायक अंग होते हैं और चूसना, काटना और चिल्लाना जो प्रमुख, और निगलना है, सॉरी ये निकलना नहीं है, टाइपिंग में मोबाइल से ही कर रहा था तो इस बार इसलिए शायद कुछ गलत छप गया हो। चूसना, काटना और निगलना, क्योंकि जीभ और ओंठ के अलावा हाथ पैर उसके चल नहीं रहे। 18 महीने तक हाथ और पैरों में इतनी जान है ही नहीं कि वो कुछ और कर पाए, केवल मुंह चल रहा है, तो जो कुछ मिलेगा उसे वो मुंह में डालने का प्रयास करेगा। इसीलिए इसको मुख्य अवस्था कहा जाता है। दूसरी व्यवस्था होती है मुखीय व्यवस्था के बाद आप पढ़ेंगे गुदीय अवस्था। 18 महीने से 3 वर्ष के बीच सिगमंड फ्रॉयड के अनुसार, चूंकि सब पहली 18 महीने से पहले मल त्याग उतना अच्छे से हो नहीं रहा है क्योंकि खाना ही नहीं खा रहा है कुछ। 18 महीने से 3 वर्ष के बीच मल त्याग की प्रक्रिया सबसे अधिक तनाव से मुक्ति देती है, क्योंकि उस समय तक बच्चे के जीवन का सबसे बड़ा तनाव होता है जब उसको पॉटी करनी होती है, क्योंकि उस समय उसके पेट में प्रेशर बनेगा पर उसे समझ में नहीं आएगा कि ये क्या करना है, कैसे करना है। जो तनाव उस समय होता है उससे मल त्याग की प्रक्रिया ही मुक्ति दिला पाती है। तो अगेन, पहली अवस्था मुखीय अवस्था, मुखीय अवस्था। दूसरी अवस्था गुदीय अवस्था। तीसरी अवस्था उत्तर लैंगिक अवस्था। देखिए, आप मुख से खाना शुरू किए 18 महीने तक, पीछे से निकालना शुरू किए 3 वर्ष तक। अब आइए आप उत्तर लैंगिक अवस्था, जो 3 वर्ष से 5 वर्ष तक चलती है। सिगमंड फ्रॉयड के अनुसार इस समय बच्चों की संतुष्टि जननांगों पर केंद्रित हो जाती है। अगेन अ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। जननांगों से केंद्रित कार्य सिगमंड फ्रॉयड के अनुसार क्या है वो उन्होंने अगली लाइन में बताया। बालकों में इससे ओडिपस कॉम्प्लेक्स आ जाता है और लड़कियों में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स आ जाता है। मतलब बालकों को अपनी माता से प्रेम अधिक होता है, अपने पिता से प्रेम कम होता है, और लड़कियों को अपने पिता से प्रेम अधिक होता है, अपनी माता से प्रेम कम होता है। ये बात उन्होंने कही, इसको कॉम्प्लेक्स का नाम दिया। और उन्होंने कहा कि इस अवस्था में 3 से 5 वर्ष तक की उत्तर लैंगिक अवस्था में खुद से भी बहुत अधिक प्रेम हो जाता है। बच्चे नए नए कपड़े, नए नए खिलौने से हमेशा खेलना चाहते हैं, उन्हें अपने कार्यों से बहुत अधिक मोह होता है इस अवस्था में, उत्तर लैंगिक अवस्था में। अगली अवस्था है सुप्त अवस्था या शांत अवस्था, जो 5 से 13 वर्ष तक रहती है। इसमें सब बच्चे शांत रहते हैं क्योंकि अब वो पहली बार बाहर निकले होते हैं घर से। 5 वर्ष की अवस्था में ही हम बाहर चले जाते हैं स्कूल में, जिसमें हम समाज और संस्कृति से मिलते हैं। अभी तक हम केवल परिवार में हैं। मुखीय अवस्था, गुदीय अवस्था और उत्तर लैंगिक अवस्था में परिवार ही हमारा पर्यावरण है, पर सुप्त अवस्था में अब समाज और संस्कृति घुस चुकी है। अब हमें त्योहारों का महत्व समझ में आ रहा है, अब हमें मेलों का महत्व समझ में आ रहा है, अब हमें परिधानों का महत्व समझ में आ रहा है। तो जो संस्कृति है उसका महत्व हमारे जीवन में बहुत अधिक बढ़ जाता है 13 वर्ष तक। उसके बाद आती है जननांग अवस्था। अगेन अ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। जननांग अवस्था किशोरावस्था को उन्होंने कहा है जो 13 वर्ष से 18 वर्ष तक चलती है, कि इसमें लैंगिक ऊर्जा बहुत अधिक प्रबल होती है। लड़के लड़कियों में जो आकर्षण है वो इस अवस्था में ही आना शुरू हो जाता है। उनके हिसाब से 12-13 साल के लड़के लड़कियां ये सब करने लगते हैं, जो अगेन अ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, पर क्या करें, पढ़ना है क्योंकि पेपर में आता है। लैंगिक ऊर्जा बहुत अधिक होती है, इसे विद्रोह की अवस्था भी कहा गया है किशोरावस्था को।
इस तरह मनोलैंगिक विकास के जो 5 चरण हैं वो फिर से एक बार पढ़िए। मुखीय अवस्था, गुदीय अवस्था, उत्तर लैंगिक अवस्था, सुप्त अवस्था और जननांग अवस्था। ये पांचों के नाम याद रखिएगा, इन्हें अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, आराम से आप पढ़िएगा, पेपर में ये सब मिल जाएगा, PDF से बाहर कुछ आएगा नहीं। अब आते हैं अगले सिद्धांत पे। पावलोव का सिद्धांत, पाउलो का सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत, इनके 3 नाम हैं। जो पेपर में जो भी छपा मिल जाए उस हिसाब से आप समझिएगा। देखिए, पावलोव थे एक रूसी वैज्ञानिक। हाँ, ये सारे वैज्ञानिक कहाँ कहाँ के थे वो भी आप याद रखिएगा। यूपी टेट में तो ये गारंटेड पूछे जाते हैं। सी टेट में देखिए अगर पूछ दिया गया स्टेटमेंट में तो दिक्कत हो जाएगी। किस रूसी वैज्ञानिक ने दिया था, तो इतने से ही शायद आपको याद आ जाए। अगर कोई ऐसी बात है जो PDFs में या आपके नोट्स में नहीं मिली आपको, मान लीजिए आप बुक से पढ़ के गए मैकग्रा-हिल की, उसमें भी नहीं मिली, तो अगर स्टेटमेंट में यही मिल गया किस रूसी वैज्ञानिक ने कहा, तो ही काम चल सकता है। पावलोव देखिए एक रूसी वैज्ञानिक थे। इन्हें 2004 में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। अब तक मैंने जितने सिद्धांत पढ़ाए मैंने एक भी बार नहीं कहा इस व्यक्ति को ये पुरस्कार मिला है, इस व्यक्ति को वो पुरस्कार मिला है, क्योंकि चूंकि इन्हें नोबेल मिला है 2004 में, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट हो जाता है। आपको ये बात याद रखनी है कि इन्हें 2004 में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। अब इनके सिद्धांत का नाम क्या है? इनके सिद्धांत के नाम कई हैं और उसकी ट्रिक मैंने यूट्यूब पे डाल रखी है अलग से, आप उसको देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट भी बना रखी है मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट ट्रिक्स की, आराम से आप वहाँ से उन्हें देख लीजिएगा। इनके सिद्धांत को जनरली शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत कहा जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत कहा जाता है। प्रयोग इन्होंने कुत्तों पर किया है और उस प्रयोग के परिणामों के आधार पर इन्होंने कहा कि अगर हम किसी उत्तेजना के साथ किसी को संकेत देते रहें तो धीरे धीरे वह संकेत ही उत्तेजना का प्रतीक बन जाएगा। इस बात का अर्थ समझिए। आप जनरली पहले खाना के, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। कोई बच्चा है, आपको उसे खाने के लिए बुलाना है। बच्चा कहीं और बैठा हुआ है, तो पहले आप करेंगे, पहले आप उसको बुलाएंगे, आओ बेटा खाना खाओ, आओ बेटी खाना खाओ, और उसके बाद आप उसको आवाज़ देंगे। जैसे मैं इमेजिन कर लेता हूँ राम और सीता नाम से। आपने बोला राम बेटा खाना खाओ, राम खाना खाओ, राम खाना, सीता खाना खाओ, सीता खाना खाओ, और सीता आप बार बार बुलाए, बच्चे आ गए, आप उन्होंने खाना खाया, अपने काम से काम रख रहे हैं। जब आप ये हर दिन करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब आप इतना ही कहेंगे राम, वो केवल इतना ही सुनेगा और खाना खाने आ जाएगा। आप केवल इतना ही कहेंगे सीता, तो वो समझ जाएंगी कि टाइम हो गया है खाना खाने का। ऐसा कई बार होता है जब हमें बिज़ी होते, आजकल हम लोग बड़े हो गए हैं तो हम लोग बिज़ी हैं तो हमें पूरी बात दोबारा बतानी पड़ती है, पर छोटे में ऐसा नहीं था। हम समय के हिसाब से समझ जाते थे कि अब ये मिलेगा, अब वो मिलेगा। और एक समय आएगा जब आपको नाम भी बुलाना नहीं पड़ेगा, केवल समय होते ही कि 12 बजे मिलता है तो 12 बजे ही बच्चे अपने आप खाना खाना बोलने लगेंगे। इसी चीज़ को पावलोव ने समझाया है कि चूंकि बहुत बार रिपीट किया गया है कोई कार्य, तो उस कार्य को करने से के आसपास के समय जो भी व्यवस्था आसपास है वही उसको बता देगी अगली बार कि वो कार्य कब करना है। जो पर्यावरण में, जो बाहर के वातावरण में, जो आसपास की चीज़ों में संकेत हैं, उतने भर से ही उसका काम चल जाएगा, तुम्हें बार बार बताना नहीं पड़ेगा। अब लेकिन ये प्रक्रिया सरल तो है नहीं। पहले आपको पूरा बुलाना है, राम आओ खाना लगाए, और धीरे धीरे टाइम देख के अपने आप राम खाना खाने आ गए। तो इस पूरी प्रक्रिया की अवस्थाएं पावलोव के अनुसार हैं 3। पहली अवस्था है उद्दीपक सामान्यीकरण की अवस्था। उद्दीपक सामान्यीकरण की अवस्था इसमें है कि जब व्यक्ति किसी उद्दीपक या उत्तेजक को देखता है तो उसके हिसाब से क्रिया करता है, और अंत में वह उस उद्दीपन से मिलते जुलते अन्य उद्दीपन को देखकर भी वही क्रिया करने लगता है। जैसे विभिन्न घंटियों की आवाज़ को एक ही मानना। छोटे में बच्चे को पता ही नहीं है कि मंदिर की घंटी कौन सी है, मोबाइल की घंटी कौन सी है, घर के बाहर घंटी कौन सी है, उसको बस आवाज़ से मतलब है। आवाज़, घंटी की आवाज़ में वो एक ही मान रहा है। उसको भी पता ही नहीं है कि घंटियों में अंतर होता है, विभिन्न घंटियों में अलग अलग चीज़ें होती हैं, उसको भी कुछ पता नहीं है। दूसरा होता है विलोपन, जब दूसरी चरण आ जाता है।
कि अगर उद्दीपन बंद कर दिया जाए तो प्रक्रिया भी बंद हो जाएगी। देखिए, जैसे आपने किसी बिल्ली या कुत्ते का एग्जांपल ले लीजिए, आपने घंटी बजाई, कुत्ता या बिल्ली खाना खाने आ गई, तो शुरू में होगा क्या कि आप कोई भी घंटी बजाएं, उस घंटी से उस कुत्ते या बिल्ली को यही लगेगा कि अब खाना खाने का टाइम हो गया, घंटी की आवाज़ आ रही है, चलो चलें। ये हो गई उद्दीपक सामान्यीकरण की अवस्था पहली। अब अगर आपने घंटी बजाई नहीं तो उसको पता ही नहीं चलेगा, तो वो आएगा भी नहीं खाना खाने, कुत्ता या बिल्ली, तो आने की प्रक्रिया बंद हो गई क्योंकि घंटी नहीं बजी है। घंटी नहीं बजी है, खाना भी नहीं मिलेगा और लार भी नहीं निकलेगी। कुत्ते और बिल्ली के लिए लार इसलिए बोला गया है क्योंकि चूंकि पावलोव ने कुत्तों पर प्रयोग किया था, तो हमें ये पता कैसे चलेगा कि कुत्ते को भूख लगने लगी है, कुत्ता खाना खाना चाहता है, तो उन्होंने उसके लिए यही देखा था कि क्या कुत्ते के मुंह में लार आ रही है। लार आ रही है मतलब खाना चाहिए उसको। तीसरी चीज़ उन्होंने बताई, जब से आखिरी में होगा क्या कि उद्दीपनों के अंतर के अनुसार अपने व्यवहार में भी अंतर ले आएगा। किस घंटे पे खाना मिलेगा उसे पहचानने की अकल उस कुत्ते को आ जाएगी। इस तरह पावलोव ने अपने कुत्तों पे जो ये प्रयोग किया है, पहले उन्होंने एक घंटी बजा के खाना खिलाया, फिर उसके बाद उन्होंने कई घंटी को बजा के खाना खिलाया, फिर उन्होंने घंटी बजाना बंद कर दिया जिससे कुत्ते ने खाना खाना भी बंद किया। उसके बाद उन्होंने जब पुनः ये चीज़ कई बार की, तो अंतिम स्थिति में कुत्ते को ये अंदाज़ा हो गया कि एक विशेष घंटी पर ही खाना मिलेगा, उसी घंटी का वेट करना है। इस तरह पावलोव के सिद्धांत से कई सारे क्वेश्चन आते हैं कि इन्हें नोबेल मिला है, ये रूस के हैं, इन्होंने कुत्तों पर प्रयोग किया है, इनकी 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, आपको ये सारी याद रखनी है। रिवीजन करने के लिए PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अब आते हैं आज के लेक्चर के आखिरी सिद्धांत पर, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर या कोफका ने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूप से दिया है, और वदायमर या वर्देमर, जो भी नाम पेपर में छपा मिले, इन्होंने बस योगदान ज़्यादा दिया है। इन तीनों के नाम आपको याद रखने हैं। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर, कोफका, वदायमर ने दिया है। अब इसे कहा गेस्टाल्टवाद भी जाता है, और ये क्यों कहा जाता है? गेस्टाल्ट अपने आप में देखो एक जर्मन भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है आकृति का संपूर्ण होना। आकृति का संपूर्ण होना। इसका मतलब यह है कि जब आप कोई भी वस्तु देखें तो उसका केवल छोटे हिस्से पे आपका फोकस नहीं होना चाहिए, पूरे हिस्से पे फोकस होना चाहिए। आप ये स्क्रीन देख रहे हैं तो आपका फोकस केवल कोने में जो 11/11 लिखा है ऊपर, उस पे नहीं होना चाहिए, केवल गेस्टाल्टवाद हेडिंग पे नहीं होना चाहिए, पूरी स्क्रीन पे आपका फोकस हो, ऐसा गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत कहता है। इसमें होता क्या है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि जब कोई बच्चा एक वस्तु के छोटे हिस्से पे ना सोच के पूरे हिस्से पे सोचता है तो उसे सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहा जाएगा, जिसमें सूझ का सिद्धांत पर जो है प्रॉपरली ये बोलता है कि अगर किसी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए अचानक से सॉल्यूशन आपके दिमाग में आ रहा है तो उसे सूझ माना जाएगा। मैंने अपनी सूझबूझ से इस समस्या को हल किया। जब आप कोई समस्या प्लान करके हल करते हैं तो उसे आप सूझबूझ नहीं कहते हैं। जब आप एकदम से कोई समस्या आ जाए और आप उसको तुरंत से सॉल्व कर दें, एकदम से सामने रोड आ जाए, एकदम से सामने रोड ख़त्म हो जाए, एकदम से सामने कहाँ रास्ते में गाय आ जाए और आप अपनी स्पीड बदल दें, उसे कहा जाता है कि देखा अवेयरनेस के कारण मैंने सूझबूझ के कारण अवेयरनेस और सूझबूझ के कारण मैंने एकदम से अपनी स्थिति को सही किया। इसमें एक शब्द आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, वो है संज्ञानात्मक कार्य। संज्ञानात्मक कार्य। देखिए, संज्ञानात्मक कार्य का मतलब होता है जब आप अपने दिमाग से अंदर से पहले सोच लेते हैं कि आपको क्या करना है, उसको संज्ञानात्मक कार्य कहा जाता है। और ये सूझ के सिद्धांत के द्वारा ही समझा जा सकता है। आपके दिमाग में परमानेंट कुछ ना कुछ चलते रहेगा, परमानेंट आपने दिमाग में बहुत कुछ कर रखा होगा, आपको एक्सपीरियंस होगा, जिससे आपकी सूझबूझ की क्षमता बहुत अच्छी हो जाएगी। इंटेलिजेंस और नॉलेज, इनमें बहुत अंतर है। सूझ का सिद्धांत बोलता है कि एक्सपीरियंस
उससे इंटेलिजेंस बहुत अच्छी हो जाती है। संज्ञानात्मक कार्य पे बल देना है हमें, जिससे हमारी सूझबूझ में वृद्धि हो। कोहलर और कोफका ने ये सब जो किया है, उसके लिए उन्होंने सुल्तान नाम के चिंपैंजी पे प्रयोग भी किए हैं। आपको चिंपैंजी का नाम भी याद रखना है और चिंपैंजी था ये भी याद रखना है। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। इस तरह एक बार मैं फिर से गेस्टाल्ट वर्ड समझा देता हूँ। ये एक जर्मन भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है आकृति का संपूर्ण होना। बच्चा जब एक वस्तु पे फोकस ना पूरा करता है, तो उसके एक हिस्से पर नहीं करता है, तो उसे गेस्टाल्टवाद कहा जाएगा। इसमें 3 लोग हैं, वदायमर, कोहलर, कोफका। इसमें कोहलर और कोफका ने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है। अचानक से किसी समस्या को सॉल्व करने के सूझ के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक कार्य पर सबसे ज़्यादा बल दिया जाना चाहिए। कोहलर ने अपने सिद्धांत के लिए सुल्तान नाम के चिंपैंजी पे बहुत प्रयोग किए हैं। इस तरह से आज इस वीडियो में आपके 5 सिद्धांत कवर हो गए हैं। इसकी PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी, उसे डाउनलोड कर लीजिएगा और उसे पढ़िएगा। इससे बाहर कभी नहीं आएगा। बुक, नोट्स और प्रीवियस पेपर्स का मिक्सचर है ये PDF, और मिक्सचर है ये लेक्चर। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछिए। कोई भी डाउट हो टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करिए। आपको किसी विषय की ट्रिक चाहिए हो तो वो भी मिल जाएगी। अब अगला चैप्टर आपका जो आएगा, उसमें मैं स्किनर, बेंडोरा, इन सब के सिद्धांत भी ख़त्म कर दूंगा। 3 लेक्चर्स में आपके सभी सिद्धांत खत्म हो जाएंगे। अब आप सीटेट की पढ़ाई करते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी जुड़ जाइए। थैंक यू वेरी मच।